लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात घंटे भर से कुछ ज्यादा जा चुकी है। पहाड़ के एक सुनसान दर्रे में, जहां किसी आदमी का जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव जान पड़ता है, 7 आदमी बैठे हुए किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन लोगों के पास ही एक लालटेन जल रही है। ये स्थान चुनारगढ़ के तिलिस्मी मकान से लगभग 6-7 कोस की दूरी पर होगा। ये 2 पहाड़ों के बीच वाला दर्रा बहुत बड़ा, पेचीला, ऊंचा नीचा और ऐसा भयानक था कि साधारण मनुष्य एक शायद के लिए भी यहां खड़ा रहकर अपने उछलते और कांपते हुए कलेजे को संभाल नहीं सकता था। इस दर्रे में बहुत सी गुफाएं ऐसी हैं जिनमें सैकड़ों आदमी आराम से रहकर दुनियादारों की आंखों से, बल्कि वहम और गुमान से भी अपने को छिपा सकते हैं, और इसी से समझ लेना चाहिए कि यहां ठहरने या बैठने वाला आदमी साधारण नहीं बल्कि जीवट और कड़े दिल का होगा। ये 7 आदमी जिन्हें हम बेफिक्री के साथ बैठे देखते हैं, भूतनाथ के साथी हैं और उसी की आज्ञानुसार ऐसे स्थान में अपना घर बनाए हुए पड़े हैं। इस समय भूतनाथ यहां आने वाला है, अतः ये लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी समय भूतनाथ भी उन दोनों नकाबपोशों को, जिन्हें आज ही धोखा देकर गिरफ्तार किया था, लिए हुए आ पहुंचा। भूतनाथ को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए और बेहोश नकाबपोशों की गठरी उतारने में सहायता दी। दोनों बेहोश जमीन पर सुला दिए गए और इसके बाद भूतनाथ ने अपने एक साथी की तरफ देखकर कहा, थोड़ा पानी ले आओ, मैं इन दोनों के चेहरे धोकर देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही एक आदमी दौड़ता हुआ चला गया और थोड़ी ही दूर पर एक गुफा के अंदर घुसकर पानी का एक भरा हुआ लोटा लेकर चला आया। भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से, जिसमें उनका कपड़ा भीगने न पावे, दोनों नकाबपोशों का चेहरा धोकर लालटेन की रोशनी में गौर से देखा, मगर किसी तरह का फर्क न पाकर धीरे से कहा, इन लोगों का चेहरा रंगा हुआ नहीं है। इसके बाद भूतनाथ ने उन दोनों को लखलखा सूंघाया, जिससे वे तुरंत ही होश में आकर उठ बैठे और घबराहट के साथ चारों तरफ देखने लगे। लालटेन की रोशनी में भूतनाथ के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उन दोनों ने भूतनाथ को पहचान लिया और हंसकर उससे कहा, बहुत खासे, तो सब जाल आप ही के रचे हुए थे। भूतनाथ, जी हां, मगर आप इस बात का ख्याल भी अपने दिल में न लाइएगा कि मैं आपको दुश्मनी की नीयत से पकड़ लाया हूं। एक नकाबपोश हंसकर, नहीं नहीं, ये बात हम लोगों के दिल में नहीं आ सकती और ना तुम हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा ही सकते हो। मगर मैं ये पूछता हूं कि तुम्हें इस कार्रवाई के करने से फायदा क्या होगा? भूतनाथ, आप लोगों से किसी तरह का फायदा उठाने की भी मेरी नीयत नहीं है। मैं तो केवल 2-4 बातों का जवाब पाकर ही अपनी दिल जमई कर लूंगा और इसके बाद आप लोगों को उसी ठिकाने पर पहुंचा दूंगा जहां से ले आया हूं। नकाबपोश, मगर तुम्हारा ये ख्याल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझ गए होगे कि हम लोग थोड़े ही दिनों के लिए अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं और अपना भेद प्रकट होने नहीं देते। इसके बाद हम लोगों का भेद छिपा नहीं रहेगा। अतः इस बात को जानकर भी तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है और क्यों तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि स्वयं महाराज सुरेंद्र सिंह और राजा बीरेंद्र सिंह हम लोगों का भेद जानने के लिए बेताब हो रहे थे, मगर कई बातों पर ध्यान देकर हम लोगों ने अपना भेद खोलने से इनकार कर दिया और कह दिया कि कुछ दिन सब्र कीजिए, फिर आपसे आप हम लोगों का भेद खुल जाएगा। फिर तुम क्या चीज हो जो तुम्हारे कहने से हम लोग अपना भेद खोल देंगे? नकाबपोश की बेरुखी मिली हुई बातें सुनकर यद्यपि भूतनाथ को क्रोध चढ़ाया, मगर क्रोध करने का मौका न देख वो चुप रह गया और नरमी के साथ फिर बातचीत करने लगा। भूतनाथ, आपका कहना ठीक है, मैं इस बात को खूब जानता हूं, मगर मैं उन भेदों को खुलवाना नहीं चाहता जिन्हें हमारे महाराज जानना चाहते हैं। मैं तो केवल 2-4 मामूली बातें आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिनका उत्तर देने में ना तो आप लोगों का भेद ही खुलता है और ना आप लोगों का कोई हर्ज ही होगा। इसके अतिरिक्त मैं वादा करता हूं कि मेरी बातों का जो कुछ आप जवाब देंगे उसे मैं किसी दूसरे पर तब तक प्रकट न करूंगा जब तक आप लोग अपना भेद न खोलेंगे। नकाबपोश कुछ सोचकर, अच्छा पूछो, क्या पूछते हो? भूतनाथ, पहली बात मैं ये पूछता हूं कि देवी सिंह के साथ मैं आप लोगों के मकान में गया था, ये बात आपको मालूम है या नहीं? नकाबपोश, हाँ मालूम है। भूतनाथ, खैर, और दूसरी बात यह है कि वहां मैंने अपने लड़के हरनाम सिंह को देखा। क्या वो वास्तव में हरनाम सिंह ही था? नकाबपोश,
कुछ क्रोध की निगाह से भूतनाथ को देखकर। हाँ, था तो सही। फिर? भूतनाथ लापरवाही के साथ। कुछ नहीं, मैं केवल अपना शक ही मिटाना चाहता था। अच्छा, अब तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि वहां देवी सिंह ने और मैंने अपनी अपनी स्त्रियों को देखा था। क्या वे दोनों वास्तव में हम दोनों की स्त्रियां थीं या कोई और? नकाबपोश: चंपा के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो? हाँ, अपनी स्त्री के बारे में पूछ सकते हो। सो मैं साफ कह देता हूं कि वो बेशक तुम्हारी स्त्री रामदेई थी। ये जवाब सुनते ही भूतनाथ चौंका और उसके चेहरे पर क्रोध और ताज्जुब की निशानी दिखाई देने लगी। भूतनाथ को निश्चय था कि उसकी स्त्री का असली नाम रामदेई किसी को मालूम नहीं है, मगर इस समय एक अनजान आदमी के मुंह से उसका नाम सुनकर भूतनाथ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और इस बात पर उसे क्रोध भी चढ़ाया कि मेरी स्त्री इन लोगों के पास क्यों आई, क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पर थी जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता था। ऐसी अवस्था में निश्चय है कि वो अपनी खुशी से बाहर निकली और इन लोगों के पास आई। केवल इतना ही नहीं, उसे इस बात के ख्याल से और भी रंज हुआ कि मुलाकात होने पर भी उसकी स्त्री ने उससे अपने को छिपाया, बल्कि एक तौर पर धोखा देकर बेवकूफ बनाया। आदि इसी तरह की बातों को परेशानी और रंज के साथ भूतनाथ सोचने लगा। नकाबपोश: अब जो कुछ पूछना था पूछ चुके या अभी कुछ बाकी है? भूतनाथ: हाँ, अभी कुछ और पूछना है। नकाबपोश: तो जल्दी से पूछते क्यों नहीं? सोचने क्या लग गए? भूतनाथ: अब यह पूछना है कि मेरी स्त्री आप लोगों के पास कैसे आई और वो खुद आप लोगों के पास आई या उसके साथ जबरदस्ती की गई? नकाबपोश: अब तुम दूसरी राह चले, इस बात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते। भूतनाथ: आखिर इसका जवाब देने में हर्ज ही क्या है? नकाबपोश: हो या ना हो, मगर हमारी खुशी भी तो कोई चीज है। भूतनाथ क्रोध में आकर: ऐसी खुशी से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। नकाबपोश हंसकर: मानो आप हम लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं और जबरदस्ती पूछ लेने का दावा रखते हैं। भूतनाथ: क्यों नहीं, आखिर आप लोग इस समय मेरे कब्जे में हैं। इतना सुनते ही नकाबपोश को भी क्रोध चढ़ाया और उसने तीखी आवाज में कहा, इस भरोसे न रहना कि हम लोग तुम्हारे कब्जे में हैं। अगर अब तक नहीं समझते थे तो अब समझ रखो कि उस आदमी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो अपने हाथों से तुम्हारे छिपे हुए ऐबों की तस्वीर बनाने वाला है। हाँ हाँ, बेशक तुमने वो तस्वीर भी हमारे मकान में देखी होगी। अगर सचमुच अपने लड़के हरनाम सिंह को उस दिन देख लिया है तो। ये एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के होश हवास दुरुस्त कर दिए। अब तक जिस जोश और दिमाग के साथ वो बैठा बातें कर रहा था वो बिल्कुल जाता रहा और घबराहट तथा परेशानी ने उसे अपना शिकार बना लिया। वो उठकर खड़ा हो गया और बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। बड़ी मुश्किल से कुछ दूर में उसने अपने को संभाला और तब नकाबपोश की तरफ देखकर पूछा, क्या वो तस्वीर आपके हाथ की बनाई हुई थी? नकाबपोश: बेशक। भूतनाथ: तो आप ही ने उस आदमी को वो तस्वीर दी भी होगी जो मुझ पर उस तस्वीर की बावत दावा करने के लिए कहता था। नकाबपोश: इस बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। भूतनाथ: तो क्या आप मेरे उन भेदों को दरबार में खोलना चाहते हैं? नकाबपोश: अभी तक तो ऐसा करने का इरादा नहीं था, मगर अब जैसा मुनासिब समझा जाएगा वैसा किया जाएगा। भूतनाथ: उन भेदों को आपके अतिरिक्त आपकी मंडली में और भी कोई जानता है? नकाबपोश: इसका जवाब देना भी उचित नहीं जान पड़ता। भूतनाथ: आप बड़ी जबरदस्ती करते हैं। नकाबपोश: जबरदस्ती करने वाले तो तुम थे, मगर अब क्या हो गया? भूतनाथ तेजी के साथ: मुमकिन है कि मैं अब भी जबरदस्ती का बर्ताव करूं। कोई क्या जान सकता है कि तुम लोगों को कौन उठा ले गया? नकाबपोश हंसकर: ठीक है, तुम समझते हो कि यह बात किसी को मालूम ना होगी कि हम लोगों को भूतनाथ उठा ले गया है। भूतनाथ जोर देकर: ऐसा ही है, इसके विपरीत भी क्या कोई समझा सकता है? इतने ही में थोड़ी दूर पर से ये आवाज आई, हाँ समझा सकता है और विश्वास दिला सकता है कि ये बात छिपी हुई नहीं है। अब तो भूतनाथ की कुछ विचित्र ही हालत हो गई। वो घबराकर उस तरफ देखने लगा जिधर से एक आवाज आई थी और फुर्ती के साथ अपने आदमियों से बोला, पकड़ो, जाने ना पाए। भूतनाथ के आदमी तेजी के साथ उस बोलने वाले की खोज में दौड़ गए, मगर नतीजा कुछ भी न निकला।
अर्थात वो आदमी गिरफ्तार न हुआ और भाग कर निकल गया। ये हाल देख दोनों नकाबपोशों ने खिलखिलाकर हंस दिया और कहा, क्यों, अब तुम अपनी क्या राय कायम करते हो? भूतनाथ: हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि आपका यहां रहना छिपा नहीं रहा, अथवा हमारे पीछे आपका कोई आदमी यहां तक जरूर आया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग अपने काम में पक्के हैं, कच्चे नहीं। मगर अय्यारी के फन में मैंने आपको दबा लिया। नकाबपोश: ये दूसरी बात है। तुम अय्यार हो और हम लोग अय्यारी नहीं जानते, मगर इतना होने पर भी तुम हमारे लिए दिन रात परेशान रहते हो और कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता। मगर भूतनाथ, हम तुमसे फिर भी यही कहते हैं कि हम लोगों के फेर में न पड़ो और कुछ दिन सब्र तो करो। फिर आपसे आप तुम्हें हम लोगों का हाल मालूम हो जाएगा। ताज्जुब है कि तुम इतने बड़े अय्यार होकर जल्दबाजी के साथ ऐसी ओछी कार्रवाई करके खुद ब खुद अपना काम बिगाड़ने की कोशिश करते हो। उस दिन दरबार में तुम देख चुके हो और जान भी चुके हो कि हम लोग तुम्हारी तरफदारी करते हैं, तुम्हारे ऐबों को छिपाते हैं और तुम्हें एक विचित्र ढंग से माफी दिलाकर खास महाराज का कृपा पात्र बनाना चाहते हैं। फिर क्या सबब है कि तुम हम लोगों का पीछा करके खामोखा हमारा क्रोध बढ़ा रहे हो? भूतनाथ गुस्से को दबाकर नरमी के साथ: नहीं नहीं, आप इस बात का गुमान भी ना कीजिए कि मैं आप लोगों को दुख देना चाहता हूं। और नकाबपोश बात काट के लापरवाही के साथ: दुख देने की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि तुम हम लोगों को दुख दे ही नहीं सकते। भूतनाथ: खैर ना सही, मगर मैं अपने दिल की बात कहता हूं कि किसी बुरे इरादे से मैं आप लोगों का पीछा नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है कि आप लोग मेरे सहायक हैं। मगर क्या करूं, अपनी स्त्री को आपके मकान में देखकर हैरान हूं और मेरे दिल के अंदर तरह तरह की बातें पैदा हो रही हैं। आज मैं इसी इरादे से आप लोगों को यहां ले आया था कि जिस तरह हो सके अपनी स्त्री का असल भेद मालूम कर लूं। नकाबपोश: जिस तरह हो सके कि क्या मानी? हम कह चुके हैं कि तुम हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचा सकते और ना डरा धमका कर ही कुछ पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग बड़े ही जबरदस्त हैं। भूतनाथ: अब इतनी ज्यादा शेखी तो न बघारिए। क्या आप ऐसे मजबूत हो गए कि हमारा हाथ कोई काम कर ही नहीं सकता? नकाबपोश: हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संगी साथी सभी कोई तुम्हारे भेदों को जानते हैं, मगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हमारी ही तरफ ध्यान देकर देख लो कि तुम्हारे हाथों दुखी होकर भी तुम्हें दुख देना नहीं चाहते, और जो कुछ तुम कर चुके हो उसे सहकर बैठे हैं। भूतनाथ: हमने आपको क्या दुख दिया है? नकाबपोश: अगर हम इस बात का कुछ जवाब देंगे तो तुम औरों को तो नहीं, मगर हमें पहचान जाओगे। भूतनाथ: अगर आपको पहचान भी जाऊंगा तो क्या हर्ज है? मैं फिर प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं, जब तक आप स्वयं अपना भेद ना खोलेंगे तब तक मैं अपने मुंह से कुछ भी किसी के सामने ना कहूंगा। आप इसका निश्चय रखिए। नकाबपोश कुछ सोचकर: मगर हमारा जवाब सुनकर तुम्हें गुस्सा और चढ़ावेगा और ताज्जुब नहीं कि खंजर का वार कर बैठो। भूतनाथ: नहीं नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे अब निश्चय हो गया कि आपका यहां आना छिपा नहीं है। अगर मैं आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करूंगा तो किसी लायक न रहूंगा। नकाबपोश: हाँ, ये ठीक है और बेशक बात भी ऐसी ही है। कुछ सोचकर: अच्छा, तो अब तुम्हारी उस बात का जवाब देते हैं। सुनो और अपने कलेजे को अच्छी तरह संभालो। भूतनाथ: कहिए, मैं हर तरह से सुनने के लिए तैयार हूं। नकाबपोश: उस पीतल वाली संदूकड़ी में, जिसके खुलने से तुम डरते हो, जो कुछ है वो हमारे ही शरीर का खून है। उसे तुम हमारे ही सामने से उठा ले गए थे, और हमारा ही नाम दलीप शाह है। ये एक ऐसी बात थी जिसके सुनने की उम्मीद भूतनाथ को नहीं हो सकती थी, और ना भूतनाथ में इतनी ताकत थी कि ये बातें सुनकर भी अपने को संभाले रहता। उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, कलेजा भी धड़कने लगा, हाथ पैर में कपकपी होने लगी, और वो सकते किसी हालत में ताज्जुब के साथ नकाबपोशों के चेहरे पर गौर करने लगा। नकाबपोश: तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ या नहीं? भूतनाथ: नहीं, तुम दलीप शाह कदापि नहीं हो सकते। यद्यपि मैंने दलीप शाह की सूरत नहीं देखी है, मगर मैं उसके पहचानने में गलती नहीं कर सकता, और न इसी बात की उम्मीद हो सकती है कि दलीप शाह मुझे माफ कर देगा या मेरे साथ दोस्ती का बर्ताव करेगा। नकाबपोश:
तो मुझे दलीप शाह होने के लिए कुछ और भी सबूत देना पड़ेगा, और उस भयानक रात की ओर इशारा करना पड़ेगा जिस रात को तुमने वो कार्रवाई की थी, जिस रात को घटाटोप अंधेरी छाई हुई थी, बादल गरज रहे थे तो बार बार बिजली चमक कर औरतों के कलेजों को दहला रही थी, बल्कि उसी समय एक दफे बिजली तेजी के साथ चमक कर पास ही वाले खजूर के पेड़ पर गिरी थी, और तुम स्याह कंबल की धौंधी लगाए आम की बारी में घुसकर एकाएक गायब हो गए थे। कहो, कुछ और भी परिचय दूं या बस? भूतनाथ कांपती हुई आवाज में, बस बस, मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। कुछ रुककर, मगर मेरा दिल यही कह रहा है कि तुम दलीप शाह नहीं हो। नकाबपोश, हां, तब तो मुझे कुछ और भी कहना पड़ेगा। जिस समय तुम घर के अंदर घुसे थे, तुम्हारे हाथ में स्याह कपड़े का एक बहुत बड़ा लिफाफा था। जब मैंने तुम पर खंजर का वार किया, तब वो लिफाफा तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा और मैंने उठा लिया, जो अभी तक मेरे पास मौजूद है। अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूं। भूतनाथ, जिसका बदन डर के मारे कांप रहा था, बस बस बस, मैं तुम्हें कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता, और न इसके सुनने से मुझे विश्वास ही हो सकता है कि तुम दलीप शाह हो। मुझ पर दया करो और अपनी चलती फिरती जुबान रोको। नकाबपोश, अगर विश्वास नहीं हो सका हो तो मैं कुछ और भी कहूंगा, और अगर तुम ना सुनोगे तो अपने साथी को सुनाऊंगा। अपने साथी नकाबपोश की तरफ देख के, मैं उस समय अपनी चारपाई के पास बैठा कुछ लिख रहा था जब ये भूतनाथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कंबल की एक घोंगी एक क्षण के लिए इसके आगे की तरफ से हट गई थी और इसके कपड़े पर पड़े हुए खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। यद्यपि मेरी तरह इसके चेहरे पर भी नकाब पड़ी हुई थी, मगर मैं खूब समझता था कि ये भूतनाथ है। मैं उठ खड़ा हुआ और फुर्ती के साथ इसके चेहरे पर से नकाब हटाकर इसकी सूरत देख ली। उस समय इसके चेहरे पर भी खून के छींटे पड़े हुए दिखाई दिए। भूतनाथ ने मुझे डांट कर कहा कि तुम हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तब तक मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि ये मेरे पास क्यों आया है और क्या चाहता है। जब मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो और मैं यहां से क्यों हट जाऊं, तब इसने मुझ पर खंजर का वार किया, क्योंकि ये उस समय बिल्कुल पागल हो रहा था और मालूम होता था कि इस समय अपने पराये को पहचान नहीं सकता। भूतनाथ बात काटकर, उफ, बस करो। वास्तव में उस समय मुझे अपने पराये को पहचानने की ताकत न थी। मैं अपनी गरज में मतवाला और साथ ही इसके अंधा भी हो रहा था। नकाबपोश, हाँ हाँ, सो तो मैं खुद ही कह रहा हूं, क्योंकि तुमने उस समय अपने प्यारे लड़के को कुछ भी नहीं पहचाना और रुपए के लालच ने तुम्हें माया रानी के तिलिस्मी दारोगा का हुक्म मानने पर मजबूर किया। अपने साथी नकाबपोश की तरफ देखकर, उस समय इसकी स्त्री अर्थात कमला की मां इससे रंज होकर मेरे ही घर में आई और छिपी हुई थी, और जिस चारपाई के पास में बैठा हुआ लिख रहा था उसी पर उसका छोटा बच्चा अर्थात कमला का छोटा भाई सो रहा था। उसकी मां अंदर के दालान में भोजन कर रही थी और उसके पास उसकी बहन अर्थात भूतनाथ की साली भी बैठी हुई अपने दुख दर्द की कहानी के साथ ही इसकी शिकायत भी कर रही थी। उसका छोटा बच्चा उसकी गोद में था, मगर भूतनाथ भूतनाथ बात काटता हुआ, ओफ ओफ, बस करो, मैं सुनना नहीं चाहता। तुम मैं इतना कहता हुआ भूतनाथ पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा और फिर एक चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।